आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। भारत में ब्रिटिश व्यापार करने 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में भारत में व्यापार करने आई और ये भारत में लगभग व्यापार करती रही। फिर 1757 ईस्वी में एक प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें एक और बंगाल के नवाब और दूसरी ओर ब्रिटिश सेना थी। एक तरफ ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई। और उसके बाद अगला युद्ध हुआ 1664 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। इसमें भी ब्रिटिश सेना की विजय हुई और ब्रिटिश सेना की विजय के बाद यहाँ पर ये देखा गया कि ब्रिटिशों ने जो है बहुत बंगाल में कुप्रशासन से अपना शासन चलाया, अर्थात इसे कई लोगों ने डाकुओं का शासन भी कहा है। और यहाँ पर जो है जितने भी खर्च के स्रोत थे वो सब नवाब को दे रखे थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी ने स्वयं ले रखी थी, जिसके कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई। यहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए और जब इसकी बात विश्व के कई देशों में पता चली तो कंपनी, जिससे ब्रिटेन की बहुत छवि खराब हुई, तब ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए व कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 को लाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने का मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को भारत में नियंत्रित करना और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। जिसके कारण ब्रिटिश संसद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा यह भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसका मेन उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान थे, जो हम सबसे पहला प्रावधान देखते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अभी तक कंपनी को केवल व्यापारिक मान्यता थी, परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता दी गई। दूसरा, इसमें सुधार किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग उस समय बंगाल के गवर्नर थे, जिनको भारत का या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा प्रावधान ये किया गया। दूसरा, अगर हम अपनी भाषा में समझें, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जो उसे सलाह देगी। तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा इसमें था, इस एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। परंतु अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसी के अधीन बम्बई के गवर्नर
और मद्रास के गवर्नर होंगे। और ये सुधार किया। उसके बाद चौथा सुधार किया गया, अब 500 पाउंड अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड अंशधारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनने का अधिकार होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक गवर्निंग बॉडी होती थी जिसमें एक अध्यक्ष होता था और एक डायरेक्टर होता था। एक ये डायरेक्टर आपका हो गया और 24 मेंबर होते थे। इन 25 लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, जो जिन्हें कई कार्य सौंपे गए थे, जैसे कि भारत में शासन को देखना और ये कंपनी के शासन की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना या ब्रिटिश संसद को देना और यहाँ पर नियुक्तियाँ करना, इस तरीके के ये सभी कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिए गए थे। तो अगली बात ये कि इसमें 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य वही नियुक्त करेंगे जिनका कंपनी में शेयरधारक 1000 पाउंड से अधिक होगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये कार्य सौंपा गया कि राजस्व, दीवानी और सैन्य संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना होगा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी एक और दी गई कि भारत में दीवानी, राजस्व और सैन्य प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना होगा। कंपनी के डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया। प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन पद्धति द्वारा अपनाया गया। जैसे हम देखते हैं, ये डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष है और इसमें 24 सदस्य हैं। इसके 1/4 का 1/4 मतलब 6 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद उससे प्रभाव क्या पड़ा भारत में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यह कानून के कदाचार को रोकने और कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। नियंत्रित करने के लिए इसमें एक बात यह भी कही गई थी कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी या पदाधिकारी जो है वो किसी भारतीय व्यक्ति से गिफ्ट या रिश्वत नहीं लेगा, जिसका मेन मकसद यह है कि भ्रष्टाचार को रोकना। हालांकि यह भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहा। शीर्ष स्तर से लेकर सबसे निचले अधीनस्थ तक सभी अधिकारियों के लिए पतनशीलता एक आम बात बन गई। पहले गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग के खिलाफ प्रमुख आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार के मुकदमे पर उन पर महाभियोग लाया गया था। नतीजतन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और कंपनी में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण लाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। इसमें एक सुधार और महत्वपूर्ण किया गया दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य पारित किया गया। तो इस एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश था जिसमें थे लैमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स। लैमेस्टर लिख लीजिए आप लोग, लैमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था आपका सर एलिजा इम्पे। इस तरीके से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार स्थापना की गई। कानून बनाने का अधिकार जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा और इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी जिनको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया जाएगा। इसमें सबसे मुख्य कमी यह है कि लोगों के विधायी और प्रशासनिक कार्य निर्धारित नहीं है और जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो बहुमत के आधार पर फैसला देती है, जिससे गवर्नर जनरल की शक्ति कम है।
इस तरीके से आप लोग इसको पढ़िए। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।